हेलो व्यूअर्स। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट के क्या मैसेजेस हैं, क्या मीनिंग है, इसको इस वीडियो में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। किसको मैसेज दे रहा है, किस लिए ये इस टाइम को चुना गया, क्योंकि टाइमिंग बहुत बड़ा सवाल है। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए हैं, जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बात उन्होंने ये कही है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग लगातार नए नए डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं और वो लोग नेता बनना चाहते हैं, जो कि स्वीकार नहीं है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर आप इसको जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ये किसकी तरफ इशारा है, कौन लोग ये डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्हें कि माना जाता है कि हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ या आरएसएस के साथ अपने संबंधों को जोड़कर देखते रहे हैं, अनुशासिक संगठन कहलाते हैं। फिर इनके खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट क्या आरएसएस प्रमुख देंगे, ये बड़ा सवाल है। इसको देखने और समझने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग नेता बनना चाह रहे हैं। ये लोग क्यों नेता बनना चाह रहे हैं और आरएसएस के लिए क्यों अस्वीकार है, इसको समझने की जरूरत है। क्या कुछ लोग हिंदुत्व की इस विचारधारा को, जिसको आरएसएस लेकर के आगे चल रहा है और जिसका राजनीतिक इम्प्लीमेंटेशन जो है भारतीय जनता पार्टी करती है, क्या उससे भी ज्यादा एक हार्ड कोर भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस करने वाला हिंदुत्व का एजेंडा लोगों के बीच में चल रहा है? और क्या कोई एक ऐसा राजनीतिक दल या ऐसा नेता उभर करके आ सकता है जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है? उनका जो नेशनल एजेंडा है उसके लिए वो फिट नहीं बैठता है। ये वो चीज समझने की है, क्योंकि इस तरीके के जो लोग उभर करके आ रहे हैं वो डेफिनेटली उनके जो रूट्स हैं वो तो आरएसएस से ही जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। और ऐसे लोगों के लिए ही आरएसएस प्रमुख ने ये बात कही है कि वो नए नए डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। और राम जन्मभूमि का जो मामला था वो आस्था से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो नए नए डिस्प्यूट क्रिएट किए जा रहे हैं वो डिस्प्यूट स्वीकार नहीं है। लोग राजनीति करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, राजनेता बनना चाहते हैं। ये बड़ा स्टेटमेंट है, ये समझने की जरूरत है। दूसरा जो एस्पेक्ट और तीसरा एस्पेक्ट है वो इसकी टाइमिंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि हमें इस तरीके के डिस्प्यूट्स को बार बार जो क्रिएट किया जा रहा है, इस तरीके के डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहिए। भारत में एक सद्भावना है, हजारों साल से लोग साथ में रह रहे हैं, हम साथ में रह सकते हैं। भारत को एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं सरकार को क्या इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को 4 हफ्तों के बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ा हुआ, आपको ये चीजें मालूम है। और सरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइम दिया है वो 4 वीक्स का दिया है, जिसमें सरकार को अपना रिस्पॉन्स देना है। लेकिन सरकार इस केस में रिस्पोंडेंट है, पिटिशनर नहीं है। पिटिशनर हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अश्वनी कुमार उपाध्याय जी हैं और दूसरे लोग भी उनके साथ हैं। अब ऐसी सिचुएशन में सरकार के सामने एक कंफ्यूजन की स्थिति है, एक मॉरल डायलेमा भी है, पॉलिटिकल डायलेमा भी है। वो ये है कि सरकार एक पार्लियामेंट के पास किए हुए एक्ट के खिलाफ जाकर के क्या सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दे सकती है? सरकार तो पार्लियामेंट का ही, लेजिस्लेचर का ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि एक पार्लियामेंट का अगर बिल पास किया हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, फिर सरकार उसके खिलाफ कैसे जाकर के बोल सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर सकती है? और सरकार इसमें रिस्पोंडेंट है। हो सकता है कि सरकार को यह मैसेज दिया गया हो कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं, कुछ इस तरीके से अपना आर्गुमेंट वहां पर पेश करें कि सरकार को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी प्रोटेक्ट करने में कामयाबी मिले, और साथ ही साथ जो उनके आइडियोलॉजी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसमें कि ज्ञानवापी का मस्जिद का मामला, बनारस का और मथुरा की जो शाही जामा मस्जिद है, उसको ध्यान में रख करके क्या इस तरीके की कोई मैसेजिंग की गई है, सरकार को संदेश देने की कोशिश की गई है, ये समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है कहीं ना कहीं उससे कोलाइड करती है। फिर तीसरी टाइमिंग जो कि बहुत ही करंट है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और विंटर सेशन है। आप लगातार देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पर एक डिबेट चल रही है, 75 ईयर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे हुए हैं। और इसी डिबेट में हिस्सा लेते हुए जो देश के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और वो एक स्टेटमेंट दे रहे थे, उसी दौरान उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर हैं, फादर हैं, उनके ऊपर एक स्टेटमेंट उनका आया और जिस पर विपक्ष ने उनकी कटु आलोचना करी है। बहुत ही ज्यादा उनकी आलोचना की गई, उनसे इस्तीफा मांगा गया कि गृह मंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में ऐसी बात कही है और इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद जिस तरीके से गृह मंत्री के ऊपर एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा, फिर नेक्स्ट डे जिस तरीके से पार्लियामेंट में एक धक्का मुक्की हुई और फिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काउंटर एफआईआर को कराया है। राहुल गांधी जी के खिलाफ भी एफआईआर हुई है।
और एक जो राजनीतिक विमर्श था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल स्थिति थी कि जब दलित राजनीति, चूंकि दलितों का जो विषय है वो बड़ा ही भारतीय राजनीति में सेंसिटिव इशू है, और अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं 2024 में, उसमें जिस तरीके से दलितों ने इंडिया अलायंस के फेवर में जाकर वोट किया, जिसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। और इस बार एनडीए की, ट्रू एनडीए की गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर भी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई, और इसलिए दलितों का विषय बड़ा सेंसिटिव है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में और हरियाणा के इलेक्शन में दलितों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, लोकसभा चुनावों से खिलाफ उन्होंने दूसरा एक पैटर्न अख्तियार किया। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो इस टाइम आरएसएस प्रमुख का जो ये बयान आया है, वो बयान कहीं ना कहीं इस पूरे नैरेटिव को चेंज करता हुआ एक नया विमर्श जो है, राजनीतिक का विमर्श जो है, डिबेट का एक नया इशू जो है लोगों के बीच में ले आया है। और अब चर्चा भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से हट करके कहीं ना कहीं आरएसएस प्रमुख के जो स्टेटमेंट है और उस पर आ गई है। तो ये बड़ा स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट उन्होंने और भी दिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, इससे ऊपर उठना चाहिए और सब समान है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि देश में सद्भावना के साथ कानून का पालन करते हुए सभी लोगों को रहने की आज़ादी है। अपनी अपनी पूजा पद्धति जो है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, जो रिचुअल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसको वो इंडोर्स करते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से समानता की बात की है, जो कि आर्टिकल 14 को वो इंडोर्स करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात पर क्या उन्होंने एक संदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को भी देने की कोशिश की है, जिनका एक बहुत ही विवादास्पद बयान अभी हाल ही में आया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्स मोटो एक्शन लिया है। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही थी कि बहुसंख्यक जो है वो देश की दिशा को तय करेगा, और दुनिया में ऐसा ही होता है कि जिसकी जनसंख्या जितनी होती है, ज्यादा होती है, उसकी चलती है, और कठमुल्लावाद से बचना चाहिए। तो कहीं उन्होंने ये मैसेज संदेश देने की कोशिश तो नहीं की है कि जो सरकार के जो 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनको अपना फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। और इस तरीके के स्टेटमेंट को देने के बाद कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट जो है आरएसएस के ऊपर भी आता है, इसलिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है। ये भी इसका एक डायमेंशन और एस्पेक्ट हो सकता है। इस नजरिए से भी इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सरकार के जो अलग अलग अंग हैं वो अपनी संवैधानिक दायरे में रहते हुए काम करें, और सरकार की जो राजनीति की जो परिधि है, जो उसका सरकमफ्रेंस है, उसमें उनको इंटरवेंशन या वायलेशन नहीं करना चाहिए। तो ये वो मेरे पॉइंट हैं जिसको मैंने रेस किया है। हालांकि एक जनरल परसेप्शन के तौर पर ये लगातार डिबेट की जा रही है, ये डिस्कशंस हो रहे हैं कि आरएसएस अपनी इमेज को जो है चेंज कर रहा है, वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि आरएसएस जो है प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में यकीन रखता है, वो भारत की धर्मनिरपेक्षता की जो मूल्य हैं, जो सेकुलरिज्म की वैल्यूज हैं, उनमें यकीन रखता है। एक हार्ड लाइनर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक राष्ट्रवादी संगठन है, और अमेरिका और पूरी दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अब नए प्रेसिडेंट के तौर पर आ रहे हैं, वो अपने बोल्ड स्टेप्स के लिए जाने जाते हैं। तो क्या ये एक इमेज बिल्डिंग का सिर्फ एफर्ट भर है? क्योंकि अब तक आरएसएस ने जब भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने या ऑर्गेनाइजेशंस ने, जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपने अमल करके नहीं दिखाया है। तो ये बड़ा व्यवहार में उस चीज को लेकर के नहीं आया, प्रैक्टिकल में वो चीजें नहीं दिखी हैं। क्योंकि 2022 में भी आरएसएस प्रमुख ने जब ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे हो रहा था, उस समय ये बात कही थी कि हमें हर मस्जिद के नीचे शिव मंदिर को ढूंढना की कोशिश नहीं करनी चाहिए, शिव जी की मूर्ति को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो वो स्टेटमेंट था, लेकिन उसके बाद देश में एक बहार सी आई कि जगह जगह आप देखें कि सर्वे होने लगे, हर मस्जिद के खिलाफ इस तरीके के मामले उठ करके आने लगे कि इसके नीचे कोई एक मंदिर है। और अभी हाल में जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई, और उस हिंसा के चलते और बाद में अजमेर तक ये मामला गया, वहां पर भी आया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो पेंडिंग हियरिंग थी, उस पर एक नोटिस को सेंट्रल गवर्नमेंट को जारी किया है कि वो अपना जवाब दे। तो ये वो सारे एंगल हैं, इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना है। हाँ, अगर आरएसएस प्रमुख का ये बयान सिंसियरिटी के साथ आया है, ये सिर्फ इमेज बिल्डिंग से जुड़ा भर नहीं है, तो डेफिनेटली ये स्वागत योग, वेलकम करने वाला स्टेप है। और मुस्लिम सिविल सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए आरएसएस प्रमुख से इस तरीके से उनके रिस्पांस के बाद, और उनको एश्योर करना चाहिए कि इस देश का हिंदू और मुसलमान एक है। देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है कि जिस तरीके से कम्युनल डिवाइड देश में बढ़ता जा रहा है, पोलराइजेशन बढ़ता जा रहा है, वो देश के विकास के लिए
अच्छा नहीं है, देश के एकता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं है। और अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से ऊपर उठ करके हम सबको एक भारतवासी के रूप में आगे बढ़ना होगा और एक परिवार के रूप में हमें आगे चलना होगा। डेफिनेटली हमारे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस इतने बड़े नहीं है कि हम साथ में ना रह सकें, साथ में काम ना कर सकें, साथ में प्रोग्रेस ना कर सकें और भारत को विश्व गुरु ना बना सकें। कैसा लगा ये मेरा एनालिसिस? कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।